देखिए आर्टिकल 21 में लिखा क्या है, इट इज़ मोस्ट इंटरप्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिया। इससे ज़्यादा किसी भी अनुच्छेद का विस्तार नहीं हुआ, इससे ज़्यादा किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या नहीं हुई। इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे। और संविधान में क्या लिखा गया, जरा ये देख ले, संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है और न्यायपालिका ने कैसे इसका विस्तार किया। और चूंकि विवाद में हमेशा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमने पहले बता दिया कि अभी तक मेंस में आर्टिकल 1921 दो ही आर्टिकल सवाल पूछा गया मेंस में। प्रीलिम्स में 2-3 सवाल पूछे गए हैं। तो संविधान में क्या लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन, यानी नागरिक को नहीं, किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन, राइट टू लाइफ एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो पहला की टर्म क्या है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दो शब्दों की व्याख्या संविधान में केवल इतनी बात लिखी गई है। संविधान में केवल इतनी बात लिखी है, किसी व्यक्ति को, नागरिक को नहीं, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक खास बात देखेंगे, आर्टिकल 19 में फ्रीडम शब्द का प्रयोग है, 21 में लिबर्टी। अच्छा, क्लास से यहाँ पे आए तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया, जो आप बोल रहे हैं किस आर्टिकल का प्रयोग किया, 19 का बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल है, जीवन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे शब्द क्या है, लिबर्टी। आर्टिकल 19 में क्या शब्द है, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं है। अच्छा, लिबर्टी और फ्रीडम में कुछ अंतर होता है क्या? अच्छा, दूसरी बात, अब संविधान में क्या पढ़ते हैं, न्यायालय ने क्या कहा, हम बाद में देखेंगे। पहला आप ये बताइए, जीवन के अधिकार का मतलब क्या होता है? जीवन का अधिकार का मतलब क्या है? क्या? अच्छा, गरिमापूर्ण जीने से क्या मतलब होता है? गरिमा कोई आपके दोस्त है? तो कैसे गरिमा के साथ जिया जाए, मतलब क्या, कैसे, समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, मतलब पहले सांस, अच्छा अच्छा, शिक्षा पाने का अधिकार। अच्छा अच्छा, जीवन का अधिकार का मतलब मूलभूत आवश्यकता, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। कई बार हम कहते हैं कि हमेशा डोंट बी एब्स्ट्रैक्ट। और आपने अच्छी बात बताई कि भाई जीवन का अधिकार का मतलब है कि पर्यावरण साफ रहे, शिक्षा का अधिकार हो। एक बात सुनी है, जान है। एक बात याद रखिए, जीवन का अधिकार का मतलब है कोई हमारा हाथ तोड़ दे और कहे पानी साफ मिल रहा है, पहले हाथ बचाना है, पानी साफ पीना है। आप तो उस पर आई ही नहीं। पता चल 2-3 कोई घूसा मारे, कहे गरिमा तुम्हारी बनी हुई, चिंता मत करना। गड़बड़ होगा कि नहीं? यही बात याद रखिए दोस्तों। और दूसरा, अच्छा ठीक है, अब इसी बात को हम डिफाइन, आपने जो कहा सही कहा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आप आगे बढ़ गई, फर्क इतना ही है। एक बात याद रखिए, जीवन के अधिकार का मतलब है कोई कहे आप त्वचा मांग के दे दो, दे दोगे आप? ये स्किन कोई मांगे आप दे दोगे? नाक कोई मांगे दे दोगे? दिल कोई मांगे दे दोगे? जीवन,
आप इधर के मानवीय के विषय में बार संवेदना का बड़ा महत्व होता है, शब्दों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए किसी चीज को रटिए मत हमेशा। जीवन का अधिकार का मतलब क्या है? आंख, नाक, कान, इस पे कोई हमला नहीं करेगा। और जब इस पे हमला हो गया दोस्तों, तो बाकी हवा लेकर क्या करेंगे? नाक ही कट गई, हवा कहां से आई? और दूसरा, हाथ और पैर में दो कोई डंडा मारे, कोई जाके शिक्षा ले ले, पढ़ ले। 2-4 डंडे लगे होते, यहाँ बैठने में भी दोस्तों प्रॉब्लम आएगी चेयर पे। पुलिस कभी पीट देती है तो बैठने नहीं बनता। पहले पहले जान है, पानी बाद में, हवा बाद में, पहले शरीर। इसका मतलब है आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन जान की बात नहीं की गई। अरे बोल लो, रहेंगे तब तो बोलेंगे। कह रहा आओ जाओ, पैर ठीक रहेगा तब तो आए जाएंगे। दूसरा कह रहा है कहीं बस जाओ, रहेंगे तब तो बसेंगे यार। दूसरा, संपत्ति कमा लो, व्यवसाय कर लो, शरीर ही नहीं रहा दोस्तों, तो क्या व्यवसाय करेंगे? क्या व्यवसाय करेंगे? इसे आप देखिए, 21 का महत्व है या 19 का? पहले 21 या पहले 19? ये अब संविधान में कई बात ऐसी लिखती है जो पहले आनी चाहिए, बाद में आई हुई है। 19-21 अलग अलग है, एक ही है, पूरक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी बात हम बाद में देखेंगे। तो पहला अभी जीवन, दूसरा पर्सनल लिबर्टी, ये दैहिक स्वतंत्रता। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्वतंत्रता आने जाने की, स्वतंत्रता बोलने की, स्वतंत्रता समूह बनाने की। अब ये क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। ये पर्सनल लिबर्टी क्या है? पर्सनल, पर्सनल लिबर्टी क्या है? 19 में पढ़ा अपने पर्सनल लिबर्टी और लिबर्टी फ्रीडम में अंतर क्या है तो हम बाद में सेटल कर देंगे। लेकिन 19 में कौन सी लिबर्टी है? पर्सनल लिबर्टी है क्या या पब्लिक? कौन सी बातें आपके निजी जीवन की बातें हैं? जरा बताइए, कुछ निजी सीक्रेट बात बताइए मुझे, कुछ मुझे बताइए जा सके जो ना बताइए, इसको समझिए। पर्सनल लिबर्टी क्या है? सोने का अधिकार के क्या क्या होशियारी वाली बात हुई है। पर्सनल लिबर्टी, सही बात है, सोने का अधिकार। अब मैं दोस्तों, मैं रात में अपने घर में बैठा हुआ हूं, किसी के साथ कोई धड़ाम से दरवाजा तोड़ के आ गया, ये किस पे हमला है? पर्सनल लिबर्टी पे। मैंने व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजा, किसी ने चुरा लिया, क्या है? मैं मेट्रो में गया, उसने कहा मैं तलाशी लूंगा, मैंने कहा ले लो। उनका सबके सामने हम कहा ना भाई ये मत करो यार, पर्दे के नीचे पीछे ले चलो। कुछ चीजें हमारी पर्सनल है। क्या पर्सनल है आपका? एक बात याद रखिए दोस्तों। अच्छा ये बताइए, आप मालिक हैं किराएदार हैं? मालिक हैं। अच्छा फिर ये सब धरना क्यों किया था किराएदारों वाला? आप मालिक हैं, मालिक है। लैंडलॉर्ड को क्या कहते हैं? लॉर्ड चले गए, लैंडलॉर्ड। किराएदार है, मकान मालिक है। अच्छा बताइए, आप किस किस चीज के मालिक हैं? ये बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जरा ध्यान से बैठ के देखिए। किसी को 3 आंख है? नहीं। कई बार लोग दोस्तों अपने जान कहते नहीं भाई मैं बड़ा अक्षम हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, पर कितने किसी को इसमें भेदभाव नहीं किया। 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर सबको दिया है। बाकी अब कहना ना भाई इसका काठी में अंतर था, लुक में अंतर है, तो वो तो जोग्राफिकल है, वो तो जेनेटिक है, बाकी सबकी एक ही बात है। दोस्तों अब सवाल है इसी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्लासिकल जो डिफिनीशन पहली बार आई, और हमें एक क्लासिकल केस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देश आज़ाद हुआ और पहली बार, तो आप कहेंगे अच्छा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ संविधान में है क्या? नहीं, संविधान में नहीं है। न्यायपालिका ने किया, न्यायपालिका को पहला मौका कब मिला? 1950 देश आज़ाद हुआ। और अब जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे साम्यवादी भाई काला झंडा लेकर खड़े हो गए। साम्यवादियों का आज़ादी ठीक नहीं है,
ये बड़े बुर्जुआ ने छोटे बुर्जुआ को आज़ादी हस्तांतरित कर दी है, ये सही आज़ादी नहीं है, ऐसा हमारे साम्यवादी भाई कह रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई ये बताओ सही आज़ादी क्या है? उनका इस व्यवस्था को हम तोड़ के रख देंगे, पूंजीवाद को ख़त्म करेंगे और सब बराबर होंगे, तभी आज़ादी है। इसलिए साम्यवादी दल के नेता, आपको याद है तेलंगाना मूवमेंट, जैसे भारत आ जाओ तेलंगाना मूवमेंट चल पड़ा था। हमारे यहाँ तो एक एक से ताकते थे दोस्तों। जैसे हम आज़ाद हुए, नागालैंड ने कहा हम भी आज़ाद तुम भी आज़ाद। हमने कहा ना भाई गंदी बात, हम आज़ाद हैं तुम आज़ाद नहीं, हमारे तुम्हारे भाग हो। नागालैंड ने कहा ना भाई हम भी आज़ाद। 500-550 देसी रियासतों के एकीकरण में पसीने छूट गए। इसलिए ए के गोपालन, अरुण कुमार गोपालन साम्यवादी दल के नेता थे और उन्होंने जब ऐसे देश के खिलाफ काले झंडे उठा दिए, देश के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया, सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे अब कई नक्सली लोगों को लिया गया है, इसे अर्बन नक्सलिज्म का जो ये अर्बन नक्सलिस्ट भाई ए के गोपालन के शिष्य हैं, सब उसी परंपरा के लोग हैं। हिरासत में लिया गया, गोपालन उच्चतम न्यायालय पहुँचे और गोपालन उच्चतम न्यायालय पहुँच के उन्हें सारे वही आर्गूमेंट दिए जो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का अधिकार का उल्लंघन किया गया। तो जब गोपालन को जेल में बंद किया गया और गोपालन का वकील उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंचा, गोपालन के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल के जीवन का अधिकार का सत्यानाश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे। उनका ये बताओ वकील साहब, गोपालन साहब कोई पीटता है? उनका नहीं। कोई सुई चुभोता है? उनका नहीं। कोई बाल खींचता है? उनका नहीं। उनका यार क्या है ये, दैहिक स्वतंत्रता तो बनी हुई है। अरे भाई, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, जीवन का अधिकार का मतलब होता है कि हम आपके जीवन पर हमला कर दें, आपकी टांग तोड़ दें या किसी पे कान नोच लेके भाग जाए। तो वकील से जज ने पूछा, बताइए इसमें से कोई घटना हुई? वकील ना, इसमें से कोई भी घटना नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय के जज ने कहा, फिर आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के जज ने वकील से पूछा, वकील साहब ने कहा, ना माय लॉर्ड, एक बात आप समझिए, हमारे मुवक्किल के जीवन का अधिकार का हनन हुआ है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? खाना आपको मिल रहा है, पिटाई हो नहीं रही आपकी जेल में, आप फ्री, अब कैसे आपके जीवन पर हमला हुआ, कैसे शरीर पर हमला हुआ, कहीं चोट का निशान दिखाओ। उनका सर, ये जीवन का अधिकार नहीं होता, हमारे मुवक्किल का मन भाषण देने कर रहा है, वो बाहर जाके भाषण देना चाहता है और जेल में कैसे भाषण देगा? जज ने कहा, ओ भाषण देने का मन कर रहा है, भाषण देना 19 में है कि 21 में? पतंजलि शास्त्री ने वकील से पूछा कि आप क्या महोदय, आप तो लॉयर हैं, आप जानते हैं कि 19 में अलग बातें लिखी गई, 21 में अलग बातें लिखी हैं, दोनों के बीच अंबुजा सीमेंट की दीवार है। उनका ना 21 अलग है, 19 अलग है। गोपालन का वकील कहता रह गया, ना ना माय लॉर्ड, दोनों एक ही है, दोनों सगे भाई हैं, दोनों ट्विंस है। जज ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके जीवन का अधिकार बना हुआ है। गोपालन मायूस हो गए, उन्हें जेल में रहना ही पड़ा। बात है, यानी गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित कैसे किया? अच्छा, दोनों देखने में एकदम एग्जैक्ट एक जैसे दिखते हैं, फिर भी एक थोड़े से हम अंतर कर सकते हैं। कैसे? इसी बात को लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा लैंडमार्क कैसे, गोपालनवाद, पहला हेडिंग है गोपालनवाद, गोपालन केस। गोपालनवाद या गोपालन केस, इनका नाम था पूरा ए के गोपालन, अरुण कुमार गोपालन, साम्यवादी दल के बड़े सक्रिय नेता थे। तो पहला, अब देखिए, किसी ने पूछा कि बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत आता है नहीं आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के मामले में इस बात को लेकर बड़ा विवाद रहा। अब हमने फिर कहा गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस और सर आपको पढ़ाएंगे। भाई बीसीसीआई का कहना है कि वो राज्य के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि राज्य के अंतर्गत तब आएगा जब राज्य के कर्मचारी उसका प्रशासन करे, पहला, जब राज्य के वित्त से संचालित हो, दूसरा, दोनों कंडीशन में वो नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने कहा राज्य के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। तो हमने कहा ये सब आपको गवर्नेंस में और बता दिया जाएगा कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन ले जाए न ले जाए। तो पहला गोपालनवाद, पहला
उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा, कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक अंगों की रक्षा है। जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक अंगों की रक्षा है। व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव है। व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमले का अभाव है। बाहरी हमले का भाव है और व्यक्ति का व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर हमले से भी बचाव है। हमले से बचाव है, इसका मतलब है हम किसी को मारे पीटे नहीं, व्यक्ति का अधिकार बना हुआ है। टॉर्चर न करें, आपका अधिकार है। तोड़े फोड़े नहीं, यही जीवन का अधिकार है। बात को सीधे शब्दों में कहें, किसी का गला दबा दिया जाए तो जीवन का अधिकार गया। गला नहीं दबाया है और आप बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, जीवन का अधिकार बना हुआ है। इतनी बात सी है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अगला हेडिंग, पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? अच्छा ये बताइए, आपका विवाह करना आपको प्रभावित करेगा, गांव भर को प्रभावित करेगा? कौन कह रहा है? कमाल है। आपका विवाह करना केवल आपको प्रभावित करेगा, पर्सनल लिबर्टी। दूसरा, अब देखिए, लिविंग इन रिलेशन में रहना ये आपके निजी जीवन का भाग है या सार्वजनिक जीवन का? पर्सनल का मतलब है जो हमें प्रभावित करते हो। कपड़ा कैसे पहने, किसके साथ रहे न रहें, शादी 1 करें, 2 करें, 3 करें, न करें, या पुरुष पुरुष के साथ शादी करें, महिला महिला के साथ करें। पर्सनल लिबर्टी यानी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पर्सनल लिबर्टी। याद रखिए दोस्तों, इसे दूसरे के घर में झांकना ताकना मना। झांकने ताकने का प्रयास नहीं। और जिसने दोस्तों हंगामा आपने देखा है, राजपाल यादव किसकी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन कर रहा था? अच्छा, आप लोग फिल्में देखते हैं, लिख लीजिए। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या? पहला, स्वतंत्रता जो व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करे। स्वतंत्रता जो व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करे और निजी जीवन से संबंधित हो। जो व्यक्ति के निजी जीवन से प्रभावित हो, निजी जीवन से संबंधित हो, वो पर्सनल लिबर्टी कहलाएगी। अतः किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता।
किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता। एक बात याद रखिए, गोपालन तक मामला यहीं तक था, और जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए वो एक्सपेंडेड मीनिंग है, बाद में बढ़ी। गोपालनवाद में यही कहा गया कि दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी को मनमानी तरीके से हिरासत में नहीं ले सकते, स्वेच्छाचारी तरीके से नहीं, स्वेच्छाचारी तरीके से नहीं। यदि बहुत ध्यान से आप देखेंगे, आर्टिकल 19 में शब्द है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। यहाँ पे 21 में कहीं रीजनेबल शब्द का प्रयोग नहीं है। तो आप कहेंगे मनमानी गिरफ्तारी से भाव का मतलब क्या होता है? आप बोलने की आज़ादी को मनमानी स्वेच्छाचारी तरीके से नहीं छीनेंगे। तो सवाल अगला है, पिछली बार यूपीपी से बड़ा सरल सवाल आ गया और लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। सरल सवाल ये आ गया, जीवन के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो आप याद रखिए, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं हो। पहला, जीवन का अधिकार निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? निरपेक्ष है, सापेक्ष है? निरपेक्ष है, सापेक्ष है? निरपेक्ष होने का मतलब कि आपकी जान ली ही नहीं जा सकती। निरपेक्ष का मतलब ये है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इफ बट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कर्टेलमेंट नहीं। अब आप यहाँ देखें, दो चीज़ स्पष्ट हो गई, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। आप कहेंगे यही इसका मतलब है? पूरा मतलब नहीं है। गोपालनवाद में यही मतलब बताया गया। गोपालनवाद में यही मतलब बताया गया कि भाई दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि गोपालन से पूछा गया, ये बताओ आपको कैसे पकड़ा गया है? तो उनका सरकार ने विधि बना दिया है, वैसे पकड़ा गया है। इसका मतलब है, आप ध्यान देंगे, किसी भी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा, इसका मतलब मनमानी कब बनाया जाएगा? जब पुलिस पकड़ ले बिना विधि बनाए, तो आपकी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन विधि बनी हो और उसके बाद पुलिस पकड़े, तो आपकी दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। इसे सापेक्षिक है कि निरपेक्ष? सापेक्षिक। अगर निरपेक्ष होता तो किसी को डेथ पेनल्टी मिलती? निरपेक्ष होता किसी को आजीवन कारावास मिलता है। लेकिन सवाल है, ये हमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया संविधान निर्माताओं ने, हमारी जान कौन छीन सकता है? अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ते हैं, मॉब लिंचिंग में क्या हुआ? आप याद रखिए, बस विधि के शासन, संविधान के शासन, फंडामेंटल, इस 3-4 शब्दों को ध्यान में रखिए। कोई भी करंट बेस का सवाल आएगा उसको तुरंत लिख लेंगे। हमारा जीवन कौन ले सकता है दोस्तों? तो मॉब लिंचिंग में किसने ले लिया? भीड़ ने। क्या हमारे जीवन को लेने का अधिकार भीड़ को है, बहुमत को है, समाज को है? इसे याद रखिए, हमारे देश में स्वतंत्रता और जीवन को खतरा समाज से ज़्यादा है या राज्य से? राज्य कई बार एक आध बार गोली वोली मार देता है, समाज तो ज़्यादातर ही प्रॉब्लम करता है। लेकिन वो डिबेट अगला है। ये 2 शब्द आ गए। अब सवाल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? और एक ऐसा शब्द है, इसलिए फंडामेंटल राइट शब्द का, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर सीधा काम में आए ना आए, इनडायरेक्टली बहुत काम में आता है। न्यायपालिका जब पढ़ेंगे बड़ा काम उसमें आता है, इनडायरेक्टली बड़ा काम में आ जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? अब इसी बात को एक्सप्लेन कर दें जो न्यायपालिका ने पहली बार गोपालनवाद में कहा। तो इसी बात को हम एक्सप्लेन कर दें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। मीनिंग, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? अच्छा, विधि कौन बनाता है? अच्छा, दूसरा सवाल पूछे, आर्टिकल 21 का मतलब देके क्या समझता है? जीवन कार्यपालिका या पुलिस छीन सकती है या विधि छीन सकता है? विधि। विधि कौन बनाता है? पार्लियामेंट और विधायिका। याद रखिए, जब भी कोई लॉ बनता है, लॉ के 2 पार्ट होते हैं। अगर हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मतलब को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, जब भी कोई विधि बनती है, विधि के 2 पार्ट होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई कानून है, पहले यह बना कि किसी व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सिद्ध हो गया, उसको दंड कितने साल का मिलेगा? कितने साल का?
मान लीजिए कि 6 वर्ष का मिलेगा दंड। इसका मतलब है जैसे 302, अब 302 के अंतर्गत किसी ने मर्डर किया तो आजीवन कारावास, रेयरेस्ट ऑफ देयर केस में डेथ पेनल्टी। ये हमारे यहाँ लॉ में लिखा गया है। हर लॉ में ये लिख दिया गया है कि इस विधि के उल्लंघन पर दंड की मात्रा कितनी होगी पहला, और ये तय कौन करता है? विधि। लेकिन दूसरा, विधि का दूसरा भी पार्ट है, विधि में दंड का प्रावधान तो होता ही है, ये भी होता है किस तरीके से दंड दिया जाएगा। मनमानी नहीं, प्रोसीजर पे हमारा कानून बहुत ध्यान देता है। इसलिए हमारे यहाँ पूरा पूरा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? अब जैसे मान लीजिए प्रोसीजर क्या है, पहले व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। प्रोसीजर है कि फिर उसको जमानत दिया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है? फिर उसकी सुनवाई होगी, ट्रायल होगा। ये प्रोसीजर है, ट्रायल होगा। एक एग्जाम्पल हमने बताया, ये सब लिखा हुआ है, जज की मर्जी पे नहीं है, न पुलिस की मर्जी पे है। हमारे जितने भी कानून आप पाएंगे, ये हमने एक एग्जाम्पल बताया। आप मोटर वाहन अधिनियम आप देख लीजिए, यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आप देख लीजिए। कोई भी कानून का दो पार्ट होता है, एक है कानून की विषय वस्तु क्या है, उसमें दंड की मात्रा कितनी होगी, दूसरा किस तरीके से दी जाएगी। इसलिए यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया गया है? भाई ये तो लिखा जा सकता था, यहाँ पे यही लिखा सकता, विधि द्वारा दंड दिया जाएगा। तो आखिर में संविधान निर्माताओं ने ये शब्द क्यों प्रयोग किया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी किसी व्यक्ति को हम जान ले सकते हैं, दैहिक स्वतंत्रता ले सकते हैं, बशर्ते किसके द्वारा? विधि के द्वारा। और विधि के द्वारा उस विधि में जो प्रक्रिया हो उसके द्वारा, उसे में हेर फेर नहीं कर सकते। इस याद रखें, हमारे यहाँ ये प्रक्रिया सख्त होने के कारण, आपने जॉली LLB 2 देखा था? देखा था। प्रक्रिया की एग्जाम्पल आपको बता दें, हमें न्यायपालिका में किसी विटनेस को लाना है, पहले जज साहब को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये विटनेस आ रहा है, और आपने देखा अचानक एक विटनेस आ गया। अपोजिशन ने कहा नहीं नहीं ये विटनेस नहीं हो सकता, प्रक्रिया को आप उल्लंघन कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कोई बात नहीं यार, मजबूरी में विटनेस लेते आया, कर दो। अपोजिशन ने प्रोसीजर का उल्लंघन है। हमारे यहाँ प्रक्रिया को इतने सख्त रूप में पालन किया जाता है। इसे दोस्तों 100 दोषी छूट जाते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति के सजा मिलने के चांसेस हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं। और कई बार आप देखेंगे लोग कहते हैं 10 साल बाद छूट गया, छूट गया। छूट इसलिए गया कि हमारा कानून हमेशा व्यक्ति को निर्दोष मान के चलता है। प्रक्रिया इतना सख्त है। क्यों? क्रिमिनल मामले में प्रक्रिया को थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा तो उसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्रिमिनल मामले में जैसे हम प्रक्रिया को आगे पीछे कर देंगे, उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब गोपालन को पकड़ा गया, क्योंकि मामला गोपालन से है, जब गोपालन को बंदी बनाया गया तो उस समय सरकार ने कानून बना दिया था जिसका उल्लेख आर्टिकल 22 में है, निवारक नज़रबंदी का कानून। अब कानून में लिखा गया था किसी व्यक्ति को सरकार हिरासत में ले सकती है क्योंकि संसद ने विधि का निर्माण कर दिया पहला, और किसी व्यक्ति को सरकार हिरासत में ले सकती है पहला क्योंकि उसने विधि का उल्लंघन किया, दूसरा उसको जमानत नहीं मिलेगी। ये प्रोसीजर का पार्ट था, जमानत नहीं मिलेगी, सरकार जब तक चाहेगी उसको जेल में रखेगी, उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। गोपालन के वकील ने इसी बात पर आपत्ति की थी। गोपालन के वकील ने कहा क्या कि माय लॉर्ड ये देखो हमारे मुवक्किल को गलत तरीके से बंदी बना के रखा गया है। तो जज ने पूछा बताओ क्यों गलत तरीके से बंदी बना के रखा गया है? तो वकील ने कहा जो विधि बनाई है सरकार, जो विधि बनाई है संसद ने, बहुत बेकार है, प्रक्रिया ठीक नहीं है। जज ने कहा सर आप ये समझ नहीं रहे, हम प्रक्रिया बनाते हैं या विधि? और विधि कौन बनाती है? संसद। तो हमारा काम क्या है? केवल ये देखना है कि आपको हिरासत में लिया गया है विधि के उल्लंघन के पश्चात, नंबर 1, आपको दंडित किया गया है प्रक्रिया के अनुसार, नंबर 2, ये प्रक्रिया कैसी है ये जांच करना हमारा काम नहीं है। ये प्रक्रिया कैसी है ये जांच करना हमारा काम नहीं है। इसलिए आप देखेंगे गोपालन केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को परिभाषित किया गया। गोपालन केस में सीधा कह दिया गया प्रक्रिया की जांच हम कर ही नहीं सकते,
प्रक्रिया हमारा विषय नहीं है। प्रक्रिया कौन बताएगी? संसद। लिखने के बाद तो गोपालन केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कैसे परिभाषित किया गया? पहला, गोपालन केस में प्रोसीजर स्टेप्स बाय लॉ को कैसे परिभाषित किया गया? पहला गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि विधि बनाने का अधिकार संसद को है। संसद अंडरलाइन। यह स्पष्ट कर दिया गया कि विधि बनाने का अधिकार संसद को है और विधि बनाने का अधिकार संसद को है और संसद किसी भी व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को, संसद किसी भी व्यक्ति की जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि बनाकर समाप्त कर सकती है। संसद किसी भी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को विधि बनाकर समाप्त कर सकती है, बशर्ते संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया अंडरलाइन के अनुसार व्यक्ति को दंड दिया जाए। संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति को दंड दिया जाए। दूसरा पॉइंट, अगला, न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधि के अभाव में किसी व्यक्ति, विधि के बिना या विधि के अभाव में किसी व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से, विधि के अभाव में किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, यही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है। इसका मतलब है, सीधी सी बात है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता कभी भी छीनी जा सकती है। अच्छा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता छीनी कैसे जाएगी? कभी भी जेल में किसी को रखा जा सकता है, कभी भी जेल में रखा जा सकता है, सजा दी जा सकती है, बशर्ते जरूरी क्या है? विधि बनाए। और विधि में प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को दंडित करते समय प्रोसीजर फॉलो करिए, पहला विधि फॉलो करिए। दूसरा, इसका मतलब है, बात को दूसरे शब्दों में कहें, व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किसके खिलाफ है? पुलिस के खिलाफ है या संसद के खिलाफ है? एक ही बात को देख कहने का 5 तरीका हो सकता है। और अब चीज़ों को रटिए मत। जब हमें सवाल पूछें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, और प्रीलिम्स में तो कई बार एक ही चीज़ को घुमा देता है एग्जामिनर, वो सीधा नहीं पूछेगा, 5 तरीके से पूछ लेगा। तो अभी तक जो पढ़ के हमने निष्कर्ष निकाला कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किसके खिलाफ उपलब्ध है? विधि के खिलाफ है, संसद के खिलाफ है या कार्यपालिका के खिलाफ है? कार्यपालिका के खिलाफ है, यानी बिना विधि के कोई किसी को दंडित नहीं कर सकता। तो गोपालन को कैसे दंडित किया गया था? विधि बना के। दूसरा, और दंडित करने में प्रोसीजर को भी फॉलो किया गया था, प्रोसीजर को फॉलो किया गया था।
और गोपालन की बात को न्यायपालिका ने अस्वीकार क्यों किया गया? अगला हेडिंग, इस वाद में न्यायपालिका ने इसे अस्वीकार क्यों किया? बस एक लाइन उसका पूछ लीजिएगा। अगला हेडिंग, गोपालनवाद में संसद के अधिकारों का समर्थन। ये हेडिंग है, गोपालनवाद में संसद के अधिकारों का समर्थन। अच्छा, एक बात आपको याद दिला दें, ये सच है कि न्यायाधीश विधि की व्याख्या करते समय सेंटिमेंट को नहीं देखते, पब्लिक ओपिनियन को नहीं देखते, लेकिन ये भी उतना सच है कि पर्यावरण उनके निर्णय को प्रभावित करता है, पहला। और याद रखिए 1950 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। और नेहरू बड़े प्रगतिशील थे, बड़े ही सकारात्मक सोच के व्यक्ति थे। नेहरू का न्यायपालिका बहुत सम्मान करती थी, और ये बात न्यायपालिका जानती थी कि नेहरू पूरे देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसे न्यायपालिका कभी नेहरू के रास्ते में आने से बचती थी थोड़ा सा। इसका मतलब 1950 का समय ऐसा था जब संसद प्रगतिशील थी, न्यायपालिका थोड़ा कंजर्वेटिव थी। ये 1950 का समय था, इसलिए। और न्यायपालिका कंजर्वेटिव क्यों थी? जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की गई। कंजर्वेटिव क्यों थी? पहला, समय बदल गया, आज न्यायपालिका एक्टिव हो गई और संसद पीछे आ गई। संसद के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, वो भ्रष्ट है, वो उसमें बेईमान लोग जा रहे हैं। नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर आरोप कौन लगाता? उनके ऊपर कौन आरोप लगाता? जो हमारी यहाँ पहली संसद थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों से भरी पड़ी थी और जीवन में इतने आदर्शवादी थे। राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति भवन दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल भारत के बने, स्वतंत्र भारत के। वो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में सोए ही नहीं, भाग खड़े हुए वहाँ से। उन्होंने कहा भाई इससे मैं डर लग रहा है। सारे सिक्योरिटी गार्ड पहुँच गए, उनका सर डरने की बात नहीं, हम आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा अरे भाई बावरे, हमें डर किसी व्यक्ति से नहीं, किसी जानवर से नहीं, इसकी भव्यता और सौंदर्य से लग रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा कमरा बनाया जो आज भी है, उसी में रहा करते थे वो कहा जिस देश में इतने गरीब जनता हो, इतने भूखे नंगे लोग हों, उस देश का प्रधान इतने भव्य महल में सोए, ये ठीक नहीं है। ये टेंडेंसी थी। तो ऐसे पार्लियामेंट पे कौन अटैक करेगा? आज हमारे पार्लियामेंट में कौन है? डॉन, हिस्ट्री सीटर, दबंग 1, दबंग 2, सुल्तान, ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट में हैं। लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स। नेहरू थे, शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, ट्रेन की दुर्घटना हो गई, रिजाइन करके भेज दिया, ये त्यागपत्र रख लो। नेहरू ने अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, नेहरू ने जनसभा में कहा इस व्यक्ति को चुनाव हराना है। ये पब्लिक लाइफ थी। न्यायपालिका इस बात को जानती नहीं थी। इंडिया गेट में जहाँ न्यायाधीश रहते हैं वहीं प्रधानमंत्री रहता है, शामों को मिलते हैं, कभी कभी पार्टी में मिलते हैं। ये दोस्तों क्या हमें पार्टी में बुलाया जाता है क्या? नेहरू विहार, गांधी विहार को पार्टी में कोई बुलाया गया नहीं। कैपिटल तो इंडिया गेट के उस पार है। तो ये सब जानते हैं कि न्यायाधीश कैसा है, कार्यपालिका प्रधानमंत्री कैसा है। इसलिए निर्णय इन चीज़ों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अगर न्यायाधीश को पता चल गया ना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेकार है, तो फिर वो निर्णय उसका बदल जाएगा। निर्णय कई बार ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होता है। इसलिए गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की व्याख्या के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या की, अब वो बदल गई। लेकिन ये लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला, उच्चतम न्यायालय ने गोपालनवाद में जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की। संकीर्ण व्याख्या अंडरलाइन। जीवन के अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की। संकीर्ण व्याख्या की और अनुच्छेद 19 और 21 दोनों को पृथक माना।
अनुच्छेद 19 और 21 दोनों को पृथक माना। और संसद की प्राथमिकता स्वीकार करते हुए यह भी मान लिया और संसद की प्राथमिकता स्वीकार करते हुए यह भी माना कि संसदीय विधि से जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। संसदीय विधि से जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। संसदीय विधि से जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। अब देखेंगे, इसका मतलब है कि न्यायपालिका ने कहा कि भाई देखिए, एक ही बात है, अगर पुलिस बिना किसी लॉ के आपको पकड़ ले आए तो हमारे पास आओ, अगर आपको विधि के द्वारा दंडित किया गया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो प्रक्रिया कौन बनाएगी? संसद। विधि कौन बनाएगी? संसद। अच्छा, गोपाल ने कहा माय लॉर्ड आप ये कह दो विधि बहुत बेकार है, आप ये कह दो। न्यायपालिका का ना सर ना, ये हम नहीं कह सकते, विधि अच्छी है बेकार है ये हमारा दायरा नहीं है। हमारा दायरा सिर्फ इतना है कि विधि के द्वारा आपको पकड़ा गया है कि नहीं, प्रोसीजर फॉलो है या नहीं, प्रोसीजर क्या है, ठीक है गलत है, ये हमारा काम नहीं है। ये गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की व्याख्या हो गई। और ये एक बहुत फेमस केस आ गया बाद में। हाँ, आप कोई पूछना चाहते हैं? हाँ बताइए, बताइए। क्या? कहाँ पे? पुलिस थाने में। हाँ हाँ। अब देखिए, यही दोस्तों, किताबी दुनिया व्यवहारिक दुनिया बहुत अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, किताबी दुनिया को हमें ज़्यादा यहाँ देखना पड़ता है। और पुलिस जो आप बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 22 में अधिकार दिया गया है, हिरासत में लेते समय कारण बताया जाएगा। और पुलिस सीधे कहती है बैठ, जेब में बैठ, कहाँ उठा के फेंक दी कि पता ही नहीं चलता। वैसे थोड़ा सा विजिलेंस बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों व्यवहार में सिद्धांत में अंतर है। और हमें लिखना है दोस्तों, हमें देश बदलना नहीं है, ये बात याद रखें। हमें व्यवस्था में घुसना है। हम तो कई बार हम मानवीय विषय पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाते हैं। भावुक नहीं, प्रोफेशनल। परीक्षा काम का है नहीं है, उसके बाद देखेंगे नहीं यार पुलिस कैसी हो, इसे क्या मतलब है। मानवीय के विषय के साथ ये बड़ी गंभीर गलती हो जाती है। परीक्षा के समय से दिल लगी हो जाती है। ना ना, दिल लगी नहीं करना है। काम के विषय पढ़ के व्यवस्था में पहले घुसिए दोस्तों, व्यवस्था में शामिल होइए, उसके बाद आप देखिए। पहले सेंटिमेंटल होने लगे, क्यों पुलिस मार देती है, क्यों ऐसा कर देती है। कमजोर रहेंगे पिटेंगे, सीधा सा सिद्धांत यही है। शक्तिशाली रहेंगे पिटेंगे। कमजोर बन के जीना ठीक नहीं है। हाँ बताइए। क्या? हाँ नहीं है। कोई बात नहीं, सोच के भी बता दीजिएगा। उसने कहा बस यही अधिकार है हमारा। शब्द क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, प्रक्रिया की जांच कर लेगा कि उसको प्रक्रिया के हिसाब से दंड दिया गया, प्रक्रिया जांच करेगी, उसके अलावा जांच नहीं करे। प्रक्रिया के हिसाब से गोपालन को बंदी बनाया गया, जो लॉ था उसी के हिसाब से उनको जेल में रखा गया, बात ठीक थी। गोपालन कर रहे थे प्रक्रिया गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ना ना सर ये हमारे जांच के दायरे का विषय नहीं है। बस हम देखेंगे प्रक्रिया विधि में है या नहीं है या नहीं। अभी आगे बढ़ने दीजिए। अभी बताइए, ये में से मेरा क्या दोष है? न्यायपालिका ने कहा कि मेरा दोष है, बताइए। आप जो कहना चाहते हैं वो आगे बता देंगे। आप जो कहना चाहते हैं, किसके विरुद्ध FIR करवाओगे? मतलब क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध FIR? अरे मेरे दोस्तों,
एक ही आधार पर एफआईआर नहीं होता, एक ही आधार पर लॉ को चैलेंज कर सकते हैं, वो है मूल अधिकारों का वायलेशन। एक आधार पर, बाकी किसी आधार पर पार्लियामेंट लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लगा है, थोड़ा लगा है, लेकिन दोस्तों पुलिस के पास तो ऐसी पावर है, बस एक डंडा दे कि काम चल जाएगा। तो वो व्यवहारिक बात आप लोग बता देंगे। अभी जो अदालत में जाने वाली प्रक्रिया वही बताएंगे, सारा उत्साह ढीला पड़ जाएगा बताएंगे तभी, बस आराम से देखिए। आपको क्या लगता है हमने बता दिया 26 नंबर बस जाएंगे और वहाँ बैठे होंगे रंजन गोगोई, क्या आजा 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 बेटा आजा, लो पानी पियो, लो लो। कौन सा अधिकार का वायलेशन हुआ? हाँ भाई जज साहब ऑर्डर लेके जाओ। कमाल है यार, थोड़ा वेट करिए, सब बात का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। व्यवहारिक, केवल व्यवहारिक। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा मजिस्ट्रेट को ही पावर, लोक व्यवस्था बनाए रखने को कोई पावर है उसको, मजिस्ट्रेट को। वो हिस्ट्री सेटर सब पता होते हैं उसको, कौन कौन हिस्ट्री में दर्ज, हिस्ट्री में कई प्रकार के लोगों के नाम दर्ज होते हैं। व्यवहारिक है वो, मजिस्ट्रेटियल पावर है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए ऐसा काम कर लेगा। हाँ, इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना है, कुछ मैकेनिज्म बने हैं, कुछ मैकेनिज्म है, इसलिए लोगों को लॉ ज़्यादा जानना चाहिए। आपने देखो कभी पुलिस के ऊपर, कभी लॉयर के ऊपर पुलिस हाथ लगाती है? नहीं। इसलिए हमें लॉ थोड़ा जानना चाहिए और लोगों को थोड़ा सक्षम होना चाहिए बस। लेकिन हमें सवाल है कि आप लोग इतने प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं, एग्जाम में कभी आएगा क्या? अब देखो देखो, हाँ जीवन में काम आएगा। इसका मतलब है कि अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो एग्जाम से मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। वैसे आप जो भी सवाल पूछेंगे भाई हम बताएंगे ही, लेकिन हम थोड़ा अपेक्षा करते हैं कि यार एग्जाम वाले पॉइंट अभी को रखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप जो भी कहें बताएंगे हम। भूल जाइए, किताब पढ़ लीजिए। आपको बता दें, किताब पढ़ लीजिए, व्यवहारिक दुनिया अलग है। हाँ, लॉ वगैरह की डिग्री मिल गई, काली कोट पहन लिया, थोड़ा सा कई बार पुलिस डरती है लेकिन कई बार उनको पीट देती है। इसलिए व्यवहारिक बात यह है, पुलिस का डंडा हो धीरे से लंबी ले लीजिए, व्यवहारिक बात यह है। अगला देखिए, अब उच्चतम न्यायालय ने इसी, अच्छा सवाल यह, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द पर किसी को कोई समस्या नहीं है, यही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है। उच्चतम न्यायालय की ये संकीर्ण व्याख्या की हद तो तब हो गई, उच्चतम न्यायालय की इतनी आलोचना हो गई, मतलब उच्चतम न्यायालय ऐसा डिसीजन देगा शायद ये कभी कोई सोच नहीं पाया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, जो मैं अलग से पढ़ना भी है। इंदिरा गांधी ने 1975 में, जिस साल ब्लॉकबस्टर मूवी शोले रिलीज हुई थी, 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जून 1975। और जून 1975 में जब आपातकाल लगाया, पता नहीं कितने लोगों को हवालात के पीछे पहुंचा दिए। ये सारे विपक्षी नेता आडवाणी, वाजपेयी, लालू यादव, ये सब, रविशंकर प्रसाद, सब जेल के पीछे। और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड, इंदिरा गांधी ने मूल अधिकार सस्पेंड कर दिया। और ये मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया। एक बड़े फेमस केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, कुछ केसेस इतने इंपॉर्टेंट जो बार बार उसके नाम पेपर में आते रहते हैं, मतलब माइलस्टोन है वो, इंडियन जुडिशरी के लिए माइलस्टोन है। लेकिन जब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला महोदय जब उच्चतम न्यायालय के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि सर मेरे जीवन का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, तो न्यायपालिका ने कहा भाई देखो, इंदिरा गांधी ने मीसा लगा रखा है, मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और गोपालन किसने कहा सर ये बताओ, इस लोकतंत्र में हम प्राथमिक होंगे सरकार, किसका महत्व चलेगा? न्यायपालिका ने कहा भाई ये देख लो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। शिवकांत शुक्ला ने कहा बेकार है, ऐसी न्यायपालिका ने हमें निराश कर दिया, फंडामेंटल राइट्स ध्वस्त हो गए। और इसलिए लोग बड़ी निराश हुए, न्यायपालिका के इस निर्णय से बड़ी निराश हुए। तो लिखने की बात, हैबियस कॉर्पस केस, अगला हेडिंग है, ये बड़ा ही फेमस है।
हेडिंग लिखिए एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर वर्षित शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्षित शिवकांत शुक्ला। जिसे लोकप्रिय नाम दिया गया है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का मतलब है हैबियस कॉर्पस केस, बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद। हैबियस कॉर्पस केस या बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद। हैबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है, आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है, क्योंकि बेल लेने के लिए गए थे और बेल दिया नहीं। तो पहला, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने के द्वारा जीवन के अधिकार की रक्षा में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता व्यक्त की गई। जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता व्यक्त की गई और उच्चतम न्यायालय ने कहा जीवन के अधिकार की रक्षा में असमर्थता व्यक्त की गई और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान विधि का निर्माण करके जीवन के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। विधि का निर्माण करके जीवन के अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए इस वाद को न्यायपालिका के लिए एक काला अध्याय कहा गया। इस वाद को न्यायपालिका के लिए काला अध्याय कहा गया जब उच्चतम न्यायालय जीवन की अधिकार की रक्षा करने में विफल हो गया। इस वाद को न्यायपालिका के लिए काला अध्याय कहा गया क्योंकि जब उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल हो गया। जब उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल हो गया। अच्छा, आप कहेंगे इस केस में देखिए, सामान्यतः हमें आप सोचते होंगे कि जितनी समकालीन बातें उतना ही पूछा जाता है एग्जामिनर। नहीं, जब भी आज उच्चतम न्यायालय की अच्छी भूमिका बताई जाती है तो इसको जरूर कंपेयर कर लिया जाता है। एक समय ऐसा था, यानी बहुत थोड़ा सटीक भाषा में कह दें, उच्चतम न्यायालय को मूल काम दिया गया मूल अधिकार की रक्षा करना। यानी कुछ लोगों ने तो कहा उच्चतम न्यायालय ने तो घुटने टेक दिए। 5 न्यायाधीशों के बीच में एक न्यायाधीश ऐसा था, HR खन्ना, जिसने इस पूरे निर्णय से अपनी असहमति व्यक्ति थी और HR खन्ना को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड किया। इसलिए आप देखेंगे HR खन्ना सीनियर मोस्ट जज थे, उन्हें उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। इंदिरा गांधी ने पेनलाइज किया। तो इंदिरा गांधी की शक्तियां बड़ी बढ़ती जा रही थी और इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो नौकरशाहों पर बल का प्रयोग किया, न्यायपालिका पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और न्यायपालिका को निश्चित तौर पर दबाने का प्रयास किया। इसलिए आप देखेंगे पहला दौर था जब पार्लियामेंट अपने आप को ये बताना चाहती थी हम समाजवाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम जनता की भलाई करेंगे, हम सामाजिक न्याय करेंगे, और कहीं न कहीं न्यायपालिका को ऐसे चित्रित कर दिया गया कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा है। तो इस दौर में न्यायपालिका डिफेंसिव थी, इस दौर में न्यायपालिका बिल्कुल डिफेंसिव हो गई। लेकिन समय बदला, समय यही नहीं रहा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, आपातकाल में शक्तियों का बड़ा दुरुपयोग हुआ।
अब जरा सोच के देखिए, इसलिए क्या फंडामेंटल राइट्स, भाई जिस संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को इतना महत्व दिया था, जो फंडामेंटल था, वही सस्पेंड हो गया। आपातकाल तो ये था कि सारे विपक्ष नेता जेलों में बंद हुए पहला, और दिल्ली से एक बस जा रही थी देहरादून, उसको मुजफ्फरपुर में रोका गया। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, जो उस समय न कोई मंत्री के पद पे थे, न किसी सरकारी अधिकारी के पद पे थे, और उन्होंने ऐसे अपने पद का दुरुपयोग किया नसबंदी करवाने कार्यक्रम में। दोस्तों अब बताइए, ये हमारे जीवन का अधिकार है कि नहीं? बिना हमसे पूछे कोई हमारा करवा देगा? कमाल की बात है यार। ये राइट टू लाइफ का मतलब है कि आप कैसे कर सकते हो? वो बस जा रही थी मुजफ्फरपुर में, सारे यात्रियों को उतारा गया, सारे यात्रियों को उतार कर नसबंदी करवा दी गई। आधे लोगों ने कहा अरे भाई हमारा विवाह नहीं हुआ, उनका बाद में कर लेना, पहले चलो यार। ये मिसयूज था पावर का, पावर का जबरदस्त मिसयूज हुआ। न्यायपालिका भी थोड़ा दहशत में आ गई, न्यायपालिका को लगा ना मामला गड़बड़ है। लेकिन इंदिरा गांधी का आपातकाल खत्म हुआ 1977 में, पहली बार जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब इंदिरा गांधी में के दौरान जब आपातकाल लगाया गया तो संजय गांधी, उनकी पत्नी मानेका गांधी, जिनको हम मेनका गांधी के रूप में भी जानते हैं, उनका टेक्निकल नाम मानेका गांधी पंजाब की थी, अभी भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में है। संजय गांधी उनके पति थे, इंदिरा गांधी के बेटे। और अब जनता पार्टी जैसी सत्ता में आई, टारगेट थे संजय गांधी, और संजय गांधी के बहाने सरकार ने पहले मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करवा लिया। और जैसे मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त, इसका मतलब अब मेनका गांधी कहीं आ जा नहीं सकती। और मेनका गांधी जब उच्चतम न्यायालय में जाना चाहती थी तो उन्हें कोई वकील नहीं मिला, लेकिन अंतिमतः गई, और उच्चतम न्यायालय ने ऐसा डिसीजन दिया कि गोपालन के केस को बिल्कुल यू टर्न कर दिया। इंडियन हिस्ट्री में जब भी केसेस की बात आएगी, केशवानंद भारती, मानेका गांधी, अभी पुट्टा स्वामी केस, हैबियस कॉर्पस, ये 10-12 केस हमेशा नाम ही लिए जाएंगे। SR बोमई, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। दोस्तों ये न्यायपालिका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ गई, न्यायपालिका ने यू टर्न मारा, और गोपालन ने जितने आर्गूमेंट दिए थे सारी बात को स्वीकार कर लिया। बस 28 साल लगा। आप कहेंगे यार न्यायपालिका ने पहले कुछ कहा अभी कुछ कही। भाई देखिए, न्यायपालिका भी तो ऐसी संस्था है जो समय के हिसाब से अपने निर्णय को बदल सकती है। और दोस्तों क्या डिसीजन इसमें रहा, हिस्टोरिकल, लैंडमार्क, मार्मिक। मैं 3 विशेषण का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? बात पे दबाव डालना चाहता हूँ, केवल अंडरलाइन करके दबाव नहीं बनता, इसलिए। और मानेका गांधी केस से न्यायपालिका ने जो सिलसिला शुरू किया वो अभी समलैंगिक अधिकारों तक जाकर रुका है, रुकने वाला नहीं है। गोपनीयता का अधिकार कहाँ से आया? शुरुआत वहीं से हुआ। इसलिए पिछली बार के IAS के सवाल को देखेंगे तो ये नहीं पूछा कि निजता के अधिकार को बताओ, उसने पूछा था कि जीवन के अधिकार की जो न्यायपालिका ने व्यापक व्याख्या की उस संदर्भ में राइट टू प्राइवेसी को बताओ। कई बार प्रश्न को ध्यान से आप पढ़िएगा, कई लोग तो केवल राइट टू प्राइवेसी को लिख के चले आए, नहीं, जीवन के अधिकार की जो व्यापक व्याख्या कर दी। अच्छा, संकीर्ण व्याख्या व्यापक व्याख्या के बीच में अंतर भी आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल यही था, शब्द यही है, व्याख्या बदल गई। दोस्तों एक बात याद रखिए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, व्याख्या बदल जाती है, जीवन की भी, जीवन की और सबकी व्याख्या कैसे बदल जाती है। अब जैसे हम लोग शादीशुदा हैं तो कहीं बैंड उंड बजता है तो उससे थोड़ा सा चिढ़ होती है, क्या बेकार फंस गए यार जीवन में। अभी आप युवा हैं तो आपको मन में गुब्बारे फूटते होंगे, यार काश हमारा भी ऐसा कब दिन है। जीवन एक ही है, दुनिया एक ही है, देखने के तरीके अलग अलग हो गए, देखने के तरीके अलग अलग हो गए। वैसे ही न्यायपालिका का भी तो है। एक किसी व्यक्ति शादी हुई, शादी के बाद पत्नी ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, पति ने कहा चांद जैसी लग रही हूँ। 10 साल बाद उसने पूछा तो उसने कहा चांद तुम बराबर की लग रही हो। फिर 10 साल बाद पूछा, शादी के 20 साल हो गए, जा शीशे में देख ले, बार बार क्यों तंग करती है, कैसी लग रही, कैसी लग रही है। जीवन वही है दोस्तों, नजरिया, और नजरिया बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का भी नजरिया बदला 28 साल में। ये हमारे साथ होता है, न्यायालय के साथ होता है, तो ऐसा कोई इसमें अति संयुक्तिपूर्ण बात नहीं है। हुआ क्या, अगला हेडिंग, मानेका गांधीवाद। मानेका गांधीवाद
देखिए, मानेका गांधी को 1967 के पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत उनका पासपोर्ट जब्त किया गया और संयोग की बात है वो न्यायपालिका पहुंची, यानी उनका पासपोर्ट एक्ट विधि द्वारा, पहले पासपोर्ट एक्ट का मतलब विधि द्वारा बना था पहला, और उस एक्ट में यह भी था कि सरकार जब चाहे तब किसी के पासपोर्ट को जब्त कर सकती है। और मेनका गांधी ने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया तो फॉलो किया। मेनका गांधी इसी दो केस को ले गई थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दैहिक को जीवन स्वतंत्रता। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारा पासपोर्ट जब्त किया गया वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। न्यायपालिका ने कहा मैडम ये बताओ ये एक्ट में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। मेनका गांधी ने कहा माय लॉर्ड ये लिखा गया है, मोटे अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है गलत है ये। जैसे आपको बता दें, कल के लिए पार्लियामेंट, जो आपने सवाल किसी ने पूछा था, कल के लिए पार्लियामेंट एक विधि बना दे, एक विधि बना दे, और ऐसा ऐसा विधि बना था। जयललिता जो अब नहीं रही, हमारे यहाँ एक ऐसा निवारक नजरबंदी कानून बना के लाई थी जिससे बड़ा बवाल मच गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया जा सकता है जो किसी के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हो। लोग कोशिश कर रहा हो मतलब ये कैसे पता चलेगा? रोमियो स्क्वाड को यूपी में आपने देखा था, कमाल है। पुलिस एक आदमी को पकड़ी, लड़के को, उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा अरे भाई कॉलेज जा रहे हैं। उन्होंने कहा छेड़खानी करने जा रहे हो? लड़के क्या बात करते हो तुम, तुम्हें कैसे पता? उनका देखने से लगता है। कमाल है, देखने से कैसे आपको लगता है? ये बताइए दोस्तों, संसद विधि बना सकती है माना, संसद प्रक्रिया बनाएगी ये भी माना, प्रक्रिया हमेशा सही होगी इसकी गारंटी क्या है? एक बड़ा एग्जाम्पल आपको बता दें, कल के लिए संसद एक विधि बना दे कि आईएएस की परीक्षा में उन लोगों को भर्ती नहीं दिया जाएगा जिन लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं। प्रक्रिया बना दिया, पहले चश्मा टेस्ट होगा, बिना चश्मे के पढ़वाया जाएगा, प्रोसीजर पूरा प्रॉपर फॉलो होगा। नंबर 1 चश्मा निकाल के दिखवाया जाएगा, पहला चश्मे का नंबर चेक किया जाएगा, दूसरा नंबर 3 जो जो चश्मा होगा सीधे उसकी विदाई कर दी जाएगी। प्रक्रिया बना दिया। मनमानी है या नहीं है? मनमानी है। और न्यायपालिका ने दोस्तों प्रक्रिया को ऐसा ध्वस्त किया। अटॉर्नी जनरल कहा सर ये क्या कर रहे हो? गोपालन केस में आपने ऐसा कहा था। न्यायपालिका ने कहा था ये गलती थी, करेक्ट कर रहा हूं, अभी सही है। इसलिए प्रक्रिया विधायिका बना देगी ये पर्याप्त नहीं है, उचित होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। उचित शब्द पे ध्यान दीजिए, 19 में था 21 में था? न्यायपालिका ने कहाँ भिड़ा दिया? 21 में। तो वकील ने पूछा कि ये माय लॉर्ड ये बताओ 19 में आप बात कर रहे हो 21 की बात कर रहे हो? न्यायपालिका ने कहा ओ भाई ये संविधान नहीं है, शरीर जैसा है। संविधान क्या है? शरीर जैसा। अब बताइए दिल लीवर से जुड़ा है कि नहीं, फेफड़े से जुड़ा है कि नहीं, ये अलग चल रहा है? हाथ और पाँव का संबंध है कि नहीं? वैसे 19 और 21 एक ही शरीर के दो अंग हैं, अलग अलग मत करो। अंबुजा सीमेंट की दीवार ध्वस्त। और न्यायपालिका का 19 नहीं 21 नहीं 14 भी इसका सगा भाई है। इसलिए 14, 19, 21 दैट इज गोल्डन थ्रेड, ये साथ साथ चलेगा। इसे दोस्तों न्यायपालिका के इतिहास में इससे लैंडमार्क केस आज तक हुआ नहीं। वही यात्रा है जो पुट्टा स्वामी केस तक आगे बढ़ी। अब कहाँ तक बढ़ेगी? न्यायपालिका ही, यानी लिखने की बात। हेडिंग कुछ लिखा क्या आपने मेनका गांधी केस में? पहला, मानेका गांधी वाद में उच्चतम न्यायालय ने मानेका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया। विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया क्योंकि पहली बार, अच्छा बहुत ध्यान देने की बात कर, पहली बार मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम।
इट हैपन नेवर बिफोर, पहली बार, ये पहला वाकया था, इसके पहले कभी हुआ नहीं था। इसका मतलब मैं बात पे दबाव डालना चाहता हूँ। इन्हें पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया उचित तार्किक होनी चाहिए। उचित और तार्किक अंडरलाइन, ड्यू, रीजनेबल, उचित और तार्किक होनी चाहिए, मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं। उचित और तार्किक होनी चाहिए, मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं। अच्छा, जो बात ध्यान देने की है, न्यायपालिका ने यह नहीं कहा कि आपको विधि बनाने का अधिकार नहीं है, विधि आप बनाइए। न्यायपालिका ने किस पे सवाल उठाया? प्रक्रिया पे। और इसलिए, अच्छा, प्रक्रिया की बात क्या थी? प्रक्रिया की बात यह थी कि पासपोर्ट एक्ट में लिखा गया था सरकार जब चाहे तब किसी का पासपोर्ट जब्त कर देगी। अब दोस्तों ये बताइए, अब देखिए कैसे प्रॉब्लमेटिक है ये, कैसे प्रक्रिया सही नहीं है। पासपोर्ट जब्त करने के पहले एक बार व्यक्ति को अवसर तो दिया जाना चाहिए, भाई वो अपना पक्ष प्रस्तुत करे। ऐसे तो नहीं होता कोई काम। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कई बार लोग दोस्तों झोला उठाए निकल गए, और कई बार लेट आते हैं। अब मान लीजिए कोई क्लास में लेट आए और मैं कह दूं खड़े रहो उसी सीढ़ी पे जब तक मैं न कहूं, ये प्रक्रिया उचित है अनुचित? अनुचित है। पहले मुझे कारण पूछना चाहिए, अब लेट क्यों गए? अब भाई बस नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम हो गई। एक याद रखिए, बिना कारण पूछे आप किसी चीज़ को दंड देंगे, ये गलत है। तो न्यायपालिका से पूछा गया, ये बताओ, आपने कहा कि प्रक्रिया उचित नहीं है, तो आपको ये कैसे पता चला? तो न्यायपालिका ने कहा, न्यायपालिका से पूछा गया, लिखा है कहीं उचित है उचित नहीं है? न्यायपालिका ने कहा, एक नया सिद्धांत और सुन लो, लिखी लो आप। अगला हेडिंग है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बहुत बड़ी बात है ये। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मानेका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो संविधान अथवा विधि में उल्लिखित नहीं है। जो संविधान अथवा विधि में उल्लिखित नहीं है, अपितु सभी प्रकार के संविधान और विधि का आधार है। जो सभी प्रकार के संविधान और विधि का आधार है। जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। ए, किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के बिना या उसके पक्ष सुने बिना किसी भी व्यक्ति को सुनवाई किए बिना या उसके पक्ष सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सुनवाई किए बिना या उसके पक्ष सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, पहला पक्ष है ये,
दूसरा दूसरा दंड की मात्रा, दंड की मात्रा सजा से, दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक हमारे गांव में बड़ा खतरनाक आदमी रहता था। गांव में देखिए, अमरूद आम चोरी करने में बड़ा इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आया दोस्तों, खरीद के खाने में मजा कभी नहीं आया। तो हम लोगों के यहाँ बड़ा खतरनाक आदमी रहता था, तो वो उसकी चोरी करने से बच्चे डरते थे। अगर उसका आम किसी ने तोड़ लिया, वो बच्चों को पकड़ लिया, कहते चलो जोड़ो। अब यार बच्चा जोड़े कैसे, तोड़ तो लिया। अब जब वो नहीं जोड़ता था, बालू खा लेता था, ऐसे उंगली घर तोड़ देंगे, कैसे तुमने तोड़ा। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है या अनुकूल है? खिलाफ है। अरे भाई, आम तोड़ने की सजा आप उंगली तोड़ोगे, गलत है। इसलिए अब आप पूछेंगे लिखा कहाँ गया है? भावना, लिखा नहीं गया है। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तू कहता कागज की लिखी। दोस्तों, कागज हमने बनाया, कागज ने हमें बनाया। सभी लॉ का आधार रीजन है। पूरी दुनिया में आज तक लॉ बनाया ही इसलिए गया, रीजनेबल है। गांव में किसी आदमी को जाके बोल दीजिए नद्दू, गांव का एकदम आदमी जो आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, पॉलिटी कुछ भी नहीं जानता, कहे दद्दू इसको ठोंक देना हाथ में, कहे ना ना, पाप पाप, अच्छी बात नहीं है। उसको कहाँ से बात पती? यही बात हमने दफ़ा 302 में लिख रखी है। रीज़न दोस्तों ये नहीं सरकार आपकी आ गई, विधि के निर्माण का अधिकार हो गया, तुगलक की शासन बना देंगे, विरोध करने पर सजा मौत आप दे देंगे। विधि का निर्माण पार्लियामेंट करे से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रक्रिया निर्धारित करे पार्लियामेंट, क्या फ़र्क पड़ता है? हम चेंज करेंगे। और इसलिए अभी लेटेस्ट केस तक बता दे, मनी लॉन्ड्रिंग केस था, मनी लॉन्ड्रिंग केस था। और आज तक की एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है, प्रक्रिया भी ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो पकड़ा जाएगा जमानत नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उस व्यक्ति ने पूछा बताइए सर आर्थिक अपराध है, जमानत नहीं दे रहा है। तो सरकार ने कहा देखो प्रक्रिया लिखा हुआ है न्यायपालिका का, लाओ इधर, न्यायपालिका का जाओ, प्रक्रिया गलत। इसे दोस्तों, इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित के बजाय क्या हो गया? उचित, उचित हो गया। अगली बात, अगला प्राकृतिक न्याय में अगला क्या लिखा आपने? अगला अगला किसी मामले में या किसी विवाद में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता। किसी मामले में या किसी विवाद में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, बल्कि दंड देने के लिए, दंड देने के लिए एक उचित प्राधिकारी होना चाहिए, या दंड देने के लिए एक संविधिक, संवैधानिक प्राधिकारी होना चाहिए। उचित संवैधानिक प्राधिकारी होना चाहिए। तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ बदल गया? विधि की उचित प्रक्रिया में। अब बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद की शक्तियाँ ज़्यादा थी या न्यायपालिका की? संसद की। विधि की उचित प्रक्रिया में किसकी शक्ति ज़्यादा होगी? न्यायपालिका की। यहीं से दोस्तों न्यायपालिका ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का प्रयास किया। और हम आगे भी पढ़ेंगे 73 बेसिक फीचर, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस से लेके 73 तक न्यायपालिका बहुत ही आगे बढ़ती चली गई। तो न्यायपालिका ने बदल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने किया था। और हमारे संविधान निर्माता इस शब्द का प्रयोग करने से बार बार बच रहे थे। उनको लगा कि हमें न्यायपालिका को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना है, लेकिन न्यायपालिका उस दिशा में पहुंच गई जो शायद हमारे संविधान निर्माता भी नहीं सोचते थे। आज की डेट में दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका किस देश की है? देश क्यों बोल रहे हैं? आज की डेट में दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका किस देश की है?
अपने देश पे यकीन नहीं होता कभी आपको? भारत की अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, अभी इतने एग्जाम्पल आपको बताएंगे दोस्तों। इसलिए रंजन गोगोई ने कहा, अ नॉइजी जर्नलिस्ट एंड क्रिटिकल जज इज इंपॉर्टेंट फॉर सेविंग द डेमोक्रेसी। यानी पत्रकार हल्ला मचाए और जज एक्टिव रहे तभी लोकतंत्र बचेगा। मोदी ने कहा देखो क्या कर रहा है ये, चुनाव लड़ा नहीं, बड़ी बड़ी बोलती आ रही है। और एक बार रंजन गोगोई ऐसे फेज में है, जब 2019 का चुनाव इसी फेज में पड़ेगा। मामला इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत न्यायपालिका ने प्रतिपादित किया। संविधान कहीं, अब न्यायपालिका कोई विधि आती है तो किसके टेस्ट करेगी? प्राकृतिक न्याय। मतलब न्यायपालिका गए, भाई मेरे पास फार्मूला है, लाओ, विधि बना दी आपने, लाओ हम देखते हैं। प्राकृतिक न्याय। अब क्या न्यायपालिका के हिसाब से न्यायपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण नहीं है, तो न्यायपालिका ही तय करेगी। अगला हेडिंग, ये कैसी व्याख्या हुई? जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसी हुई? अगला हेडिंग है। संविधान में प्राकृतिक सिद्धांत नहीं लिखा है, वो लिखा भी कैसे जाएगा? ये बताइए, संविधान पहले आता है या संसद? संविधान। सारी शक्तियां संविधान से मिलती है दोस्तों, संसद से नहीं। हाँ, लेकिन माने न माने किसकी जिम्मेदारी। और अभी ये दोस्तों ताऊ लेकर बड़े थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ओ माय गॉड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। न्यायाधीशों ने कहा टोटे, इसीलिए खत्म। इसीलिए ताऊ बहुत नाराज है न्यायाधीशों से। ताऊ का पट नहीं रहे दोस्तों आजकल न्यायाधीशों से। इतिहास गवाह है, जब भी कोई सरकार शक्तिशाली होती है अपनी आलोचना देखना नहीं चाहती है, और न्यायपालिका काम ही ऐसा है, आलोचना ही करती है न्यायपालिका। तो अभी तो ये सब डिबेट आपको बता देंगे यार, अभी बस आगे बढ़ने दीजिए। आगे बढ़ते समय कोई सवाल आपका बचेगा नहीं, बस वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे बढ़े। हाँ, लेकिन जब भी कोई चीज़ हम बता रहे हैं उसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछ लीजिए आप। कोई चीज़ हम बताए अस्पष्ट है तो ज़रूर आप पूछ लीजिए। आगे वाली चीज़ को थोड़ा रोक के रखिए, हम आगे आपको तो उसका उत्तर मिल जाएगा। अगला हेडिंग है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की उदारवादी व्याख्या। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की उदारवादी व्याख्या। आप उदारवादी हैं, रूढ़िवादी हैं? उदारवादी है। अच्छा, कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि अच्छा, मैंने माने गोपालन केस में उच्चतम न्यायालय के जीवन के अधिकार की व्याख्या उदारवादी थी या रूढ़िवादी थी? रूढ़िवादी थी। तो आप उदारवादी कैसे हैं? मुझे भी पता चले कि आप उदारवादी हैं। कोई एग्जाम्पल आप बताओ जिससे मैं समझ जाऊँ आप उदारवादी हो। क्या? फ्रीडम को सीमित न करते हो, तर्क के आधार पर देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शादी विवाह अपने से करेंगे या परिवार से पूछ के? जो उदारवादी है उनसे सवाल मेरा है ये, शादी ब्याह परिवार से पूछ के करेंगे या स्वयं निर्णय लेंगे? परिस्थितियां कमाल ही उदारवादी हो यार। मतलब आप विवेकशील नहीं हो। हमारी निजी जीवन का मसला है। शादी विवाह मेरे साथ रहेगा, पड़ोसी के साथ? मैं दूसरे से मैं क्या परामर्श करूंगा भाई? ओह माय गॉड, आप सीधे से क्यों नहीं कहते कि हम रूढ़िवादी हैं दोस्तों? क्या प्रॉब्लम है? रूढ़िवादी कोई खराब चीज थोड़ी है। परंपरा प्रथा को मानते हैं या एक बात, उदारवादी हमेशा व्यक्ति की बात करता है। कोई परंपरा, कोई प्रथा नहीं, मेरी मर्जी। अपने भी शादी में न जाऊं तो मेरी मर्जी, और रात में खड़े होकर छत पे चिल्लाऊं तो मेरी मर्जी। उदारवादी ऐसा होता है। इसलिए टैटू बनवा लूं तो
10 साल बड़ी लड़की से शादी करूं तो, अनूप जलोटा बन जाऊं तो, उदारवादी। लोग दोस्तों अनूप जोटला कितनी कमाल है। हु इज लिबरल? लोग अनूप जलोटा की आलोचना कर रहे थे, इतना अच्छा आदमी दोस्तों, प्रगतिशील, उदारवादी। अब हमारी परंपरा है, प्रथा है, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उदारवादी बनिए। उदारवादी का मतलब तो यही होता है, पहले व्यक्ति, क्योंकि हम हर व्यक्ति तार्किक है, विवेकशील है, इसलिए जो हम कहेंगे वो होगा। प्रथा नहीं, परंपरा नहीं, समाज नहीं, वो सब बाद में आता है। इसलिए हम कहते हैं जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या। शब्दों की समझ तो आपको होनी चाहिए, और आप याद रखिए शब्दों की समझ नहीं, उसको अपने से रिलेट करके देखिए। हर चीज़ आपके आसपास है, उसको किताब तक सीमित करेंगे तो पढ़ने में हमेशा नीरस होगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप उदारवादी हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना है, होना थोड़े ही दोस्तों। तो पढ़ना है हमें, और सवाल ये कि हम होना भी चाहें तो कहाँ हम होने पाएंगे। एक एक से आसपास लोग हैं, लठ लेके तैयार हो जाते हैं दोस्तों। मानेका गांधी केस में जीवन का अधिकारी को उदारवादी व्याख्या का मतलब क्या है? पहला, उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय पशुवत जीवन का अधिकार नहीं है। पशुवत जीवन का अधिकार अंडरलाइन, जीवन का अधिकार का अभिप्राय पशुवत या पशु के समान जीवन का अधिकार नहीं है। पशु के समान जीवन का अधिकार नहीं है, अपितु गरिमामय जीवन का अधिकार है। गरिमा में, लाइफ विथ डिग्निटी। गरिमा में जीवन का अधिकार है। अब आप देखेंगे, यानी पशुवत जीवन का अधिकार का मतलब होता है, आप याद रखिए, अगर एक व्यक्ति, कई व्यक्ति होते हैं दोस्तों, पशु और व्यक्ति में एक फर्क होता है। अब देखेंगे कि गोपालन केस में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई हमारे जीवन का अधिकार का मतलब क्या है, कोई हमारा टांग न तोड़ दे, कोई हमारे जीवन पे हमला न कर दे, ये राइट टू लाइफ होता है। अगर इसका मतलब हमारी सांस आती जाती रहे, खाने पीने, घर में बैठ के हम खाना पीना मिलता रहे, अगर ये जीवन का अधिकार है दोस्तों, तो हम डीओजी से अलग नहीं है। फिर घर में किसी पेट को भी खाना पीना मिलता है, कोई इसकी पूंछ मरोड़ता नहीं, बल्कि लोग प्यार ही करते हैं उसको, खाना पीना समय पे देते हैं। लेकिन दोस्तों डीओजी आज तक कभी सम्मेलन में नहीं गया। हम अपने गाय माता को कभी सम्मेलन में ले जाते हैं, हम सुबह शाम पूछते हैं कि माता नाश्ते का क्या विचार है, दीपावली की छुट्टी में कहाँ ना जाना है, कुछ नया जीवन बनाना है कि नहीं। पशु का एक ही काम है, खाना पीना और मर जाना। हमारा वैसा नहीं दोस्तों। आप पता नहीं कितनी बातें निरंतर, आप में इतनी अपार क्षमता है, इतनी क्रिएटिविटी है, अब ऐसा विशाल व्यक्तित्व आपका है। अभी आपको क्या लगता होगा, बस यूपीएससी में एक बस रोल नंबर आ जाता है, जीवन धन्य हो जाता। ऐसा नहीं है। वो आने के बाद मैं पूछूंगा, आप कहेंगे सर अब तो कुछ और, राज्यपालों का मन बनने का मन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ जाने का मन कर रहा है। यही जीवन है दोस्तों। आदमी कहाँ तक जा सकता है, उसकी सीमा नहीं है। अंतरिक्ष तक, आप बताइए आज तक कोई डीओजी अंतरिक्ष पहुंचा क्या? अरे यार, तो दूसरे के साथ ले जाए। ओह माय गॉड, अपने प्लान कर गया क्या, किसी मानव ले गया उसको? कमाल है, एक्सपेरिमेंट के लाया गया। इसलिए एक खास बात है, गरिमा में का मतलब है आपको अच्छा बुरा लगता है, आप कई बार कोई डांट दे, आप उसके दरवाजे पर कभी जाएंगे नहीं। लेकिन जानवर को 2 लट्ठा मारो, एक बार रोटी दो, फिर आ जाएगा। यानी दोस्तों रोटी के लिए जीवन जीना पशु जैसा जीवन जीना है। तो जीवन जीना किसके लिए?
अपनी क्षमताओं के विकास के लिए, अपनी सृजनात्मक क्षमता के लिए, अपनी इच्छा के लिए काम करने के लिए, ये मानव जैसा जीवन है। क्योंकि मानव की क्षमताएं ही अनंत हैं। कलाम को कहाँ पता था कि इंडिया एग्जाम में फेल हो रहे थे और बन गए राष्ट्रपति। ये गरिमा में जीवन का अधिकार है, जो चाहे वो करे। तो आप कहेंगे यार जो चाहे वो करे, जहाँ जाए वहाँ जाए, व्यवसाय करे, ये 19 की बात है 21 की बात है? तो वही तो है, 19-21 मिल गया। अगला पॉइंट, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 19 में वर्णित अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी अधिकार शामिल हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सभी अधिकार शामिल हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब याद रखिए, उच्चतम न्यायालय में सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है अटॉर्नी जनरल, सरकार की तरफ से जाता है। सरकारी वकील, महान्यायवादी का मतलब सरकारी वकील। तो सरकारी वकील ने कहा सर ये बताओ, आप कह रहे हो कि जीवन के अधिकार में गरिमा में जीवन है, ये संविधान में कहाँ लिखा गया है? आप अधिकार कौन सा दे रहे हो, संविधान में लिखा है या नहीं? तो न्यायपालिका ने कहा लिखा नहीं, उसी में धंसा हुआ है, उसी में फंसा हुआ है। अटॉर्नी जनरल का सर ज़्यादा ही आपको दिख रहा है, धंसा होने का मतलब क्या है, उसमें इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? न्यायपालिका ने कहा उसकी स्पिरिट देखो। इसलिए किसी भी चीज़ की व्याख्या करने पर टेक्स्ट को देखें या कॉन्टेक्स्ट को देखें, शब्दों को देखें, उसके भाव को देखें। भाव कभी देखा है दोस्तों आपने? भाव कभी देखा है? कई बार आप देखते हैं भाव। कई बार ऐसा होता है जो शब्द में लिखा होता है उससे कुछ ज़्यादा ही समझ जाता है। आप कोई मैसेज करे आई डैश डैश यू, जितना लिखा है उतनी समझ जाएगा, कुछ और भी समझा जाएगा और समझाएगा दोस्तों। कई बार हम शब्दों का भाव देखते हैं, शब्दों पे जाते ही नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान देने की है, मैंने एक फिल्म देखी थी 1970 दशक में, शब्द और शब्दों के भाव में क्या अंतर होता है दोस्तों? क्या क्लासिकल, अच्छा शायर और ये सब बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं, यही विशेषता होती है पिक्चर उच्चर की। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान तो बड़ी बड़ी भाषा, लायर तो बड़ी भाषा का प्रयोग करेगा। 70 दशक मैंने फिल्म देखा तो उसमें एक प्रेमिका थी जो निरक्षर थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उसका प्रेमी कहीं बाहर गया था, उसे पत्र लिखवाना चाहती थी प्रेमी के लिए। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति पास गई, उसने पत्र लिख दो, पेन पेपर लेके गई। तो लिखने वाले ने कहा लिखूं क्या? उसने कहा सलाम लिख दो। कहा बस यही एक ही शब्द, यही लिखवाने तुम आई थी? कहा जान जाएंगे। कमाल है यार, कमाल है, एक शब्द से जान जाएंगे। शब्दों का मत ज्यादा या भावना का? न्यायपालिका ने क्या देखा? भावना। और इसी में ऐसे से शब्द निकलने शुरू हुए दोस्तों। इसके बाद 2 शब्द व्यापक होता चला गया। और वही, अब बताइए गोपनीयता का अधिकार कहाँ लिखा गया है? राइट टू प्राइवेसी कहाँ लिखी गई है? शब्द देखेंगे या भावना? भावना, स्पिरिट। लिखने की बात, लिखने की बात। उच्चतम न्यायालय ने कहा दैहिक स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। दैहिक स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है।
और इसी वाद से उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया गया। जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया गया और बाद में दिए गए अनेक निर्णयों के द्वारा जीवन के अधिकार में बाद में दिए गए अनेक निर्णयों के द्वारा जीवन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों का समावेश किया गया। जीवन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों का समावेश किया गया। निम्नलिखित अधिकारों का समावेश किया गया। पहला, त्वरित